Good morning, students. Myself Rohit Jangra, and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. And now today we discuss about the decolonization and independence. यानी उसी चैप्टर का जो लास्ट जो दो टॉपिक बच गए थे आपके अलावा, इसके अलावा उनकी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर. ठीक है. देखिए, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर आपका ख़त्म हुआ या उसके ख़त्म होने के बाद दुनिया का एक बड़ा जो भाग था ना, वो कॉलोनाइजेशन के अधीन ही था. या ये कहूँ कि मैं जो कॉलोनाइजेशन है उसके अंडर बहुत से देश आते थे, जिसके अंदर खासकर एशिया और आपके अफ्रीकन कंट्रीज जो थे वो थे. लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो अब उनसे आज़ाद हो चुके थे, लेकिन उनकी हालत आज भी बहुत ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी. उनकी जो इकोनॉमी थी वो लंबे समय तक, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के अंडर रही, ठीक है, या कॉलोनीज बन के रही, तो उनकी जो इकोनॉमी थी या इकोनॉमी जो थी उनकी, वो पूरी तरह से क्राइसिस हो चुकी थी. ठीक है. दूसरी बात, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो बनाए तो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि जितने भी आपके जो पूरी तरह से डेवलप कंट्रीज़ थे उनके जो उनका जो फ़ायदा है उसके बारे में सोचना चाहिए. ठीक है. ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये जो पुराने आपकी जो कॉलोनीज़ थे जिसमें गरीबों की समस्या या उनके डेवलपमेंट से इनको कोई मतलब ही नहीं था और ये उनको ख़त्म भी नहीं करना चाहते थे. लेकिन जिस तरह से यूरोप और जापान ने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको दोबारा से रीबिल्ड किया था, तो बहुत ज़्यादा वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं थे. ये भी इसके लिए एक बड़ी दिक्कत आई. तो 50s के अंदर आपका जो ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन थे वो शिफ्ट हो गए, या उनको अपना जो काम था वो चलाना पड़ा फिर उसी तरह से जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनके साथ. ठीक है. दुनिया के डेवलपिंग अगर कंट्रीज़ की आप बात करोगे तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सॉरी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे उन्हीं के अधीन थे. और विडम्बना की बात तो ये देखो कि जिन देशों के अंडर वो थे और अब उनको वो अपने आप से आज़ाद करना चाहते थे, मदद के तौर पे भी उनको उन्हीं का साथ लेना पड़ा. ब्रिटेन वुड्स क्या थे? ये वही तो देश थे. या ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन थे इनको पैसा कौन दे रहा था? वही देश तो दे रहे थे जो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप हैं, जिसके अंदर अमेरिका था, यूरोप के अंदर आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, और इन्होंने क्या कर रखा था, कॉलोनीज बसा रखी थी. तो इनका तो जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, क्योंकि वो खुद को स्टेबल करने के लिए या खुद को बचाने के लिए भी उन्हीं से मदद ले रहे थे जिनके वो ऑलरेडी अंडर थे. ठीक है. अब आप देखो कि कॉलोनाइजेशन लगभग ख़त्म हो जाने के बाद भी बहुत सालों तक आपके जो देश हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो उन्होंने उन देशों के ऊपर कंट्रोल कर रखा था या उनके ऊपर कब्जा कर रखा था जिनके ऊपर ऑलरेडी उनका पहले से कब्जा था. वहाँ के जितने भी आपके मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो वो यूज़ कर रहे थे. और अभी भी ब्रिटिश कंपनियां और फ्रांसिस जो कंपनियां थीं वो उन देशों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. ठीक है. कई बार अमेरिका जैसे जो देश हैं उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो बहुत से देशों के अंदर वो एक्सप्लॉइट करने लगी थी उनको बहुत ही कम रेट के ऊपर. ठीक है. दूसरी ओर सेम टाइम अगर आप देखोगे तो विकासशील यानी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 50s और 60s के अंदर जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही थी या डेवलप हो रहे थे उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो. इस समस्या को या इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन तैयार किया जिसको कहा जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO. ठीक है. उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई जिसको G27 भी कहते हैं, सॉरी G77 भी कहते हैं. ठीक है. और इस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. इनका आशय ये था या ये कहना चाहते थे कि उनको भी पूरा हक मिले कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच सके और इंटरनेशनल मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यूज़ कर सकें. क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर उनके प्रोडक्ट नहीं होंगे तो उनको तो बेनिफिट कभी भी नहीं होना है. उनका पैसा तो हमेशा बाहर जाता रहेगा, लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है. उसके बाद है आपका अगला टॉपिक, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ब्रेटन वुड्स का किस तरह से खत्मा और जो है ना आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट हुई. कई सालों से अगर आप देखोगे तो जो तेज़ आपकी ग्रोथ है, ठीक है, उसके बाद भी दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था. 60s के अंदर विदेशों में अपनी जो जितनी भी एक्टिविटी थी
उसको भारी लागत से अमेरिका ने अपनी जो इकोनॉमिक जो एक उसने स्टेबिलिटी या एक कहूँ कि मैं उसने अपना जो वर्चस्व बनाया था वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की जो है उसकी टॉप मॉडल मोस्ट आपकी करेंसी के रूप में नहीं रह गया था। ठीक है, सोने की तुलना में भी उसकी जो कीमत है वो लगातार गिरने लगी थी। ठीक है, तो इसकी जगह जो आपका न्यू सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स की जगह अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो स्टार्ट किया गया, यानी आपकी जो रेट है वो हमेशा चेंज होते रहेंगे विद द टाइम। ठीक है, 60s के अंदर 1960s के अंदर अगर आप बात करोगे तो मिड 70s के अंदर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो थे उसमें भारी बदलाव आ चुके थे। अब जो आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने कर्जे लेने के लिए उनको पैसे की अगर ज़रूरत है तो पैसे को लेने के लिए वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते थे, लेकिन अब उन्हें वेस्ट के जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे उनको पर्सनल जो लोन थे, यानी वो जो ट्रेडर्स थे और जो वहाँ पे मैं ये कहूँ कि जो बैंक थे जो पर्सनल मतलब लोगों को डायरेक्ट देशों को जानते थे, उनको उनसे पैसे ना लेने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाने लगा। किससे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। तो जितने भी आपके देश थे, जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, वो समय समय पर उनके टाइम टाइम पर उनके पास जो है ना वो कर्जे की प्रॉब्लम सामने आती रही, जिसके कारण उनकी जो इनकम है उसके अंदर लगातार गिरावट आई। ठीक है, गरीबी बढ़ने लगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी, ये जितने भी देश हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप अमेरिका और इनकी बात करते हो। उसके बाद है वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में फंसने लगा। 70s के मिड तक बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ने लगी। 90s के स्टार्टिंग जो ईयर्स थे वहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारी रही। फिर 70s के आखिरी सालों के अंदर जो आपकी मल्टी नेशनल कंपनी है, एमएनसी कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, ये एशिया के ऐसे देशों के अंदर प्रोडक्शन करने लगे जहाँ पे जो सैलरीज हैं वो काफ़ी कम हैं। 1949 की जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद चाइना जो है वो पूरी दुनिया से लगभग अलग थलग ही था। ठीक है, लेकिन चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और आपकी ये समझो कि यूएसएसआर के ब्रेक होने के बाद या बिखराव के बाद बहुत से ऐसे देश थे जो इकोनॉमी के अंदर या दुनिया की इकोनॉमी के अंदर आप उसका पार्टिसिपेट करने लगे थे। चीन जैसे देशों में जो सैलरी है वो दुनिया से जब कंपेयर की जाए तो काफ़ी कम थे। ठीक है, इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के बाज़ारों पर अपना वर्चस्व या अपनी जो ख्याति है उसको बढ़ाने के लिए कंपटीशन कर रही जितनी भी एमएनसीज़ हैं वहाँ जाकर उन्होंने निवेश करना या उनके उसके अंदर इन्वेस्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर जो टेलीविज़न है, मोबाइल और खिलौने हैं वो चीन से बने होते हैं, वहाँ के जैसे या वहाँ के जैसे लगते हैं। ये चीनी इकोनॉमी की जो कम लागत की जो है ना वो इकोनॉमी है। ठीक है, और ख़ास तौर से वहाँ के कम जो सैलरीज़ हैं उनका नतीजा है। देखो, किसी चीज़ पे अगर लागत कम होगी, इन्वेस्ट कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर अब वो आपको चीज़ मिल भी कैसी जाएगी, सस्ती। लेकिन अगर उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है या उस पर इन्वेस्ट ही ज़्यादा हो रहा है, उस पर लागत ही ज़्यादा हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी। उद्योगों को कम जो है वो सैलरी वाले देशों में जाने से जो पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो आपकी इकोनॉमी है उसके जो फ्लो है उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा। पिछले 2 सेंचुरीज़ की अगर मैं बात करूं तो भारत और चीन और ब्राज़ील जैसे देशों की जो इकोनॉमी है ना उसके अंदर काफ़ी चेंज आया, और इस चेंज से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका उसकी जो जोग्राफ़ी है ना वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जब फ़र्क पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये वो देश थे जिनके अंदर आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, और सैलरी काफ़ी कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है। अगर इन्वेस्टमेंट कम है
तो उस चीज़ की कीमत भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर कोई चेंजमेंट आएगा तो पूरी दुनिया के अंदर उसका फ़र्क तो दिखाई देगा। ओके गाइज, थैंक यू। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है और इसके साथ ही आपकी हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस पूरा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।